नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं बिहार चुनाव की खबर के साथ। तमाम पार्टियां रैलियों के जरिए चुनावी मैदान में हैं, प्रचार में जुटी हुई हैं। राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की रैली की बात करें तो इतनी भीड़ दिखी कि देखकर लगा ही नहीं कि हम कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि बिहार के चुनावों का क्या आलम है। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव की रैलियों में लोग ही लोग दिखते हैं। जबरदस्त भीड़ और नौकरियों के वादे पर उनका उत्साह देखकर बिहार के सत्ताधारी गठबंधन कुछ घबराहट में दिखने लगी है। बुधवार को नीतीश कुमार की रैली में जब लालू जिंदाबाद के नारे लगे तो वो भड़क उठे। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कह को अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। सुशील मोदी ने ट्वीट करके पूछा कि 10 लाख नौकरी देने की डपोर शंखी घोषणाओं के लिए अतिरिक्त 58,000 करोड़ कहां से लाएगा विपक्ष? विकास के सारे काम को बंद करना चाह रहा है विपक्ष। तो तेजस्वी ने पलटवार करते हुए पूछा कि क्या बीजेपी चाहती है कि बिहार पिछड़ ही रहे? का कहना है कि अगर आपकी बातों को माना गया तो बिहार में खाने के लिए या स्कॉलरशिप के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा। ये राष्ट्र औसत के मुकाबले सभी मानकों को अगर नीति आयोग का रिपोर्ट देखें तो मतलब बिहार को ये क्या पीछे ही रखना चाहते हैं? ये अस्पताल में डॉक्टर नहीं चाहते हैं, अच्छा इंजीनियर नहीं चाहते, ये अच्छा टीचर नहीं चाहते स्कूलों में। तेजस्वी खुद मानते हैं कि उनके पिता के जेल में होने से वो अपने दल ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के लिए अकेले अभियान चला रहे हैं। शायद इसीलिए वो रोजाना लगभग 15 रैलियां कर रहे हैं, भले वो 15-15 मिनट की ही क्यों ना हो। हर जगह वो अपना वही हथियार आजमाते हैं जिस पर सबसे ज्यादा शोर मचता है। बिहार से मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और बिहार के जमुई में योगी आदित्यनाथ जब रैली कर रहे थे तो बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के नजर आए। मेरे सहयोगी रविश रंजन वहां मौजूद थे। लोगों से उन्होंने पूछा कि मास्क कहां है, तो लोगों ने पलटकर उनसे पूछा कोरोना कहां है। क्यों पहनेंगे? कोरोना क्या करेगा? हम जब स्वस्थ हैं तो कोरोना क्या? जो डॉक्टर है वो मर रहा है कोरोना में, उसको बचा ले। जो मंत्री है वो मर रहा है कोरोना में, उसको बचा ले। तो कोरोना से आप लोगों को डर नहीं लगता है? कोरोना तो कोई कोरोना है ही नहीं, कोरोना था। योगी जी कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। तो रैली में जो लाइन काहे लगा रहा था? जब सोशल डिस्टेंस था तो लाइन काहे लगवाया? और चुनाव काहे कराया योगी जी? जो सोशल डिस्टेंस करता है वही तो धज्जी उड़ा दिया नियम का, चुनाव करा के। मतलब कि दशहरा पूजा होगा, दुर्गा पूजा होगा तो उसके लिए लॉकडाउन, और चुनाव हो रहा है तो कोई लॉकडाउन नहीं। तो प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग मेंटेन करो, योगी जी भी बोल रहे हैं। सबसे नियम तोड़ने वाला प्रधानमंत्री ने है। भुक्कल मार दिया लॉकडाउन लगा के, रोजगार मार दिया लॉकडाउन लगा के, और चुनाव में कुछ नहीं है। इधर हाथरस रेप पीड़िता के रेप की पुष्टि न करने वाली एफएसएल रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले डॉक्टर को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ने नौकरी से निकाल दिया है। सफाई में मेडिकल कॉलेज ने कहा कि कुछ डॉक्टरों को कोविड के कारण लीव वैकेंसी पर भेजा गया था, जिसका समय खत्म हो गया था। हाथरस रेप पीड़िता का इलाज लगभग 13 दिनों तक अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चला, जहां पीड़िता का इलाज कर एमएलसी रिपोर्ट यानी मेडिको लीगल केस रिपोर्ट तैयार करने वाले 2 मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अजीम मलिक और रिपोर्ट में दस्तखत करने वाले डॉक्टर उबैद उल हक को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ने निकाल दिया है। डॉक्टर मलिक ने एमएलसी रिपोर्ट में पीड़िता के साथ जबरदस्ती होने की बात कही थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने पीड़िता का एफएसएल कराया था, जिसमें रेप न होने की बात सामने आई थी। डॉक्टर अजीम ने एफएसएल रिपोर्ट पर कहा था कि एफएसएल का सैंपल रेप होने के लगभग 96 घंटों के अंदर लेना होता है, जबकि हाथरस रेप पीड़िता का सैंपल 11 दिनों बाद लिया गया, जिस वजह से
रेप की पुष्टि होना मुश्किल था। हमारे पास हमारे सीएमओ इंचार्ज की कॉल आई थी। उन्होंने हमें बोला है कि वाइस चांसलर से उनका टेलीफोनिक वो कॉल हुआ है। वाइस चांसलर सर ने आज जो है हमें आज से मुझे एंड डॉक्टर उबैद को फर्दर ड्यूटी करने के लिए मना कर दिया है। आगे हमारा अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द लीव वैकेंसी था, मतलब हम परमानेंट नहीं थे। हम लोग ने अभी पीजी पास किया था, इसी साल हमको बुला के ज्वाइन कराया था कि कोविड हमारे यहाँ से कई डॉक्टर्स को कोविड हो गया था, कई सीएमओज को कोविड हो गया था, उनके अगेंस्ट में हमने ज्वाइन किया था। उस वक्त बुला के ज्वाइन किए थे। अभी जब ये क्राइसिस हो रही है तो फिर अब वो मना कर रहे हैं। मामला बढ़ता देख अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज का कहना है कि डॉक्टरों के निष्कासन का हाथरस से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि इन्हें कुछ डॉक्टरों को कोविड हो जाने के कारण नौकरी पर रखा गया था, जिसका समय अब खत्म हो चुका है। ये सिंपली केस जो है ये लीव वैकेंसी का है। दूसरी चीज है कि कोई भी ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस करे गए हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन इज लुकिंग इनटू इट एंड बहुत हद तक इसका पॉजिटिव सोल्यूशन निकल आएगा। डॉक्टर अजीम और डॉक्टर हक के निकाले जाने से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का संघ भड़क गया है। उसने एएमयू प्रशासन को दोनों डॉक्टरों का निष्कासन वापस लेने के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। मामले को बढ़ता देख अब एएमयू प्रशासन बैकफुट पर है। सूत्रों की माने तो अब जल्द इन दोनों निष्कासित डॉक्टर्स को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि दूसरे और भी डॉक्टर्स थे जो लीव वैकेंसी पर काम कर रहे थे, तो सिर्फ इन्हीं दो डॉक्टर्स को क्यों निकाला गया? उन्हें क्यों नहीं? क्या इन दो डॉक्टर्स को इसलिए निकाला गया क्योंकि इन्होंने एफएसएल रिपोर्ट पर सवाल उठाया था जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, और इन डॉक्टर्स ने अपनी एमएलसी रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि रेप पीड़िता के साथ जबरदस्ती हुई थी। अलीगढ़ में सहयोगी अदनान खान के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस कोरोना काल में मुंबई की महिलाओं को थोड़ी राहत मिली है। वो लोकल ट्रेन से सफर कर सकती हैं, लेकिन ये इजाजत पीक आवर के लिए नहीं है। इसके लिए कुछ ट्रेनें भी बढ़ाई गई हैं। पूर्वा चिटनिस की ये रिपोर्ट देखिए। बुधवार से पूरे मुंबई क्षेत्र की महिलाएं लोकल ट्रेनों में चढ़ सकती हैं। अब तक ये इजाजत सिर्फ जरूरी सेवाओं में काम कर रहे लोगों तक सीमित थी। शनिवार को सरकार ने रेलवे से कहा कि ऐसे समय जब ज्यादा भीड़ नहीं होती है, यानी नॉन पीक आवर्स, तब महिलाओं को ट्रेन में बैठने की इजाजत दी जाए। अभी 8 महीने में तो पहली बार आ रहे हैं बस से। मेरे को 45 आधा घंटा ऐसा लगता है, और रात में तो बहुत लेट होता है, बस मिलती ही। अभी तो फर्स्ट बार है, अभी देखूंगी कल से ट्रेन से। एक्चुअली हम पार्लर में हैं, काम करते हैं, और हमें ट्रेन चालू करना बहुत ही मस्ट है हमारे लिए, क्योंकि जाने आने में बहुत तकलीफ होती है। कुछ हमें सामान भी लेना है, कुछ लेना है, तो आने जाने में टाइम का बहुत दिक्कत है हमें। अभी तो बस या हम खुद का कुछ कर लेते थे, लेकिन अभी ट्रेन है तो हमें बहुत इजी पड़ा आज। महिलाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे और शाम 7 बजे के बाद सफर कर सकती हैं। रेलवे का कहना है कि अब ट्रेनें बढ़ा दी गई हैं। तीनों मुख्य लाइनों पर जहां पिछले हफ्ते तक 900 ट्रेनें चल रही थी, वो अब बढ़ाकर 1410 कर दी गई हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इस पर रेलवे कैसे निगाह रखेगी? लास्ट वीक से जो है नंबर ऑफ सर्विसेज इसमें हमने बढ़ाई है, और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीक में हमारी 987 सर्विसेज चलती थी, उसको हमने बढ़ा के अभी आज की तारीख में वेस्टर्न और पश्चिम रेलवे जो सबअर्बन नेटवर्क है उस पर हमने 1410 सर्विसेज जो है हम चला रहे हैं। इसमें जो है स्टेशन और ट्रेन के अंदर जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और क्राउड कंट्रोल किया जा सके, इसलिए हमने सिक्योरिटी स्टाफ डिप्लॉय किया है। हमारे जो टिकट चेकिंग स्टाफ हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। एक इंटेंसिव टिकट चेकिंग ड्राइव भी लॉन्च किया है, जिसमें जो इरेगुलर ट्रैवलर्स हैं वो उनके ऊपर एक चेक रहे। भले ही ये एक राहत की बात है उन सारे महिलाओं के लिए, लेकिन फिर भी ट्रेन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ये काफ़ी अहम रहने वाला है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। आखिर प्लाज्मा थेरेपी पर रोक लगाने की क्यों सोच रही है केंद्र सरकार? दिखाएंगे आपको पूरी खबर ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। महामारी कोरोना काल की शुरुआत से ही अस्थायी इलाज के तौर पर प्लाज्मा थेरेपी को चुना गया। हमने देखा कई लोगों को इसका फायदा भी हुआ, लेकिन अब केंद्र सरकार इसको बंद करना चाहती है, लेकिन दिल्ली सरकार इसका पुरजोर विरोध कर रही है। प्लाज्मा थेरेपी का अनुभव हमारा ऐसा रहा कि जो हमारी रिकवरी हो रही थी उसकी स्पीड में काफी बढ़ोतरी हुई, और सच पूछिए तो
प्लाज्मा थेरेपी होने के दूसरे दिन से ही मुझे रिकवरी काफ़ी फास्ट होने लगी। जो हमारा ब्रीदिंग ट्रबल था, जो हमारी पल्स रेट थी, जो हमारा वॉक करने में सांस फूलने लगता था, वो सारा का सारा काफ़ी हद तक कंट्रोल में आने लगा। नोएडा में रहने वाले एस के माथुर बीते दिनों कोरोना का शिकार हुए। हॉस्पिटल ने प्लाज्मा थेरेपी दी, जिसके बाद हफ्ते भर में ठीक होकर घर आ गए। माथुर साहब देश के उन बहुत से लोगों में से एक हैं जिनको कोरोना ट्रीटमेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी दी गई और वो ठीक हो गए। लेकिन केंद्र सरकार अब देश में प्लाज्मा थेरेपी बंद करने पर विचार कर रही है। हमने नेशनल टास्क फोर्स में प्लाज्मा थेरेपी पर हमारे प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के बारे में चर्चा की है। आगे हम जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप में इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इसको नेशनल गाइडलाइन से हटाया जा सकता है। ये चर्चा चल रही है और हम लगभग इसी ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल सितंबर में ICMR के प्लाज्मा थेरेपी पर किए गए ट्रायल के नतीजे सामने आए थे, जिसमें कहा गया कि प्लाज्मा थेरेपी ना तो कोरोना मरीजों की मौत रोकने में कामयाब हो पा रही है और ना ही हालात बिगड़ने की रफ्तार पर ब्रेक लगा रही है। इसके बाद से ही देश में प्लाज्मा थेरेपी के भविष्य को लेकर अटकलें लग रही थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन खुद जून महीने में और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सितंबर में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना को मात देकर आए। ऐसे में दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रही है। देखिए, ICMR ने और एम्स ने मिलके उसकी स्टडी खुद भी स्टार्ट की थी, वो अभी तक उसमें काफी ब्रेक थ्रू नहीं मिला है शायद। दिल्ली सरकार इसमें काफी आगे बढ़ चुकी है और ट्रायल जो रन किए गए उनसे परमिशन लेके ही कर रहे हैं सारे, ऐसा तो है नहीं। उनसे परमिशन लेने के बाद किया जा रहा है। दिल्ली में 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दिया जा चुका है। दरअसल कोरोना उपचार में प्लाज्मा थेरेपी को देश में सबसे ज्यादा बढ़ावा दिल्ली सरकार ने दिया। अप्रैल में प्लाज्मा थेरेपी का पहला ट्रायल दिल्ली में शुरू हुआ। जुलाई में देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में ही शुरू हुआ। यहाँ 2000 से ज्यादा मरीजों को प्लाज्मा बैंक से प्लाज्मा दिया जा चुका है, जबकि बहुत से लोगों ने अपने स्तर पर प्लाज्मा का इंतजाम किया है। ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी को एक इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी के तौर पर इजाजत दी थी। प्लाज्मा थेरेपी के मामले में दिल्ली सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जरूर है, लेकिन इकलौती स्टेक होल्डर नहीं है। देश के कई दूसरे शहरों में प्लाज्मा बैंक खुले हैं। बहुत से लोगों को प्लाज्मा दिया जा चुका है, बहुत से को दिया जा रहा है। ऐसे में जब केंद्र सरकार प्लाज्मा थेरेपी पर रोक लगाएगी तो राज्यों को अपनी नीति और रणनीति की फिर से समीक्षा जरूर करनी पड़ेगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।